एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे व्यंजन। स्वर का पूरा चैप्टर हमने कर लिया है। आई होप कि आप सब ने देख लिया होगा। और आज हम व्यंजन करेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं और कौन कौन से इसके भेद होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट आज व्यंजन हम करेंगे इस क्लास में। तो स्टार्ट कीजिए। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख में रुक रुक कर मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। ठीक है, और इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, इसलिए ये स्वयं में स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं। अब स्वतंत्र ध्वनियाँ कौन सी हैं? वो स्वर हैं। और जो व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? 3। कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग भागों जैसे कि तालु, जीवा, ओष्ठ को स्पर्श करती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 5 वर्ग हैं, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। ये आप सब देख लेते हैं। क वर्ग क्या है? क से लेकर अंग तक, ये हो गया। च वर्ग में च से लेकर य तक, ट में ट से ण तक, त में न तक, त थ द द न, और ये प में प फ ब ब म। तो ये 5 वर्ग हो गए। कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये हैं 25। क से लेकर मैं तक ये 25 है, क्योंकि एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5, और वर्ग कितने हैं? 5। तो 5 × 5 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। आगे है ये जो लास्ट पंचम वर्ण है। ठीक है, ये वाला, ये जो पंचम वर्ण है ये अनुस्वार भी होते हैं। ठीक है, इन्हें अनुस्वार में भी लिया जाता है। और ये मतलब नाक से बोले जाते हैं। अनुस्वार कौन से होते हैं? जो नाक से बोले जाते हैं, जिनका ऊपर डॉट का सिंबल दिखाया जाता है, जो हमने पीछे स्वर में किया था पिछले वाली क्लास में। अब आगे ये देखो, जो ये जय के नीचे ये जो डॉट होता है, ये डॉट क्या होता है? नुक्ता होता है। तो ये जय क्या है? ये जय और फ, ये दोनों क्या हैं? ये उर्दू भाषा से लिए गए हैं। और ये आगत व्यंजन, क्योंकि किसी और भाषा से हमारी भाषा में आए हैं, तो इसलिए ये आगत हैं। क्या? ये जय और ये फ, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है। ठीक है, और ये जो आप देखो हमारे क्या, एक तो हमारा होता है ये अंग, क ख ग ग ग। तो इसके में इसमें देखो ये डॉट यहाँ बीच में लगता है, और इसके नीचे ये लगता है डॉट नीचे ये। और देखो यहाँ पे ट वर्ग में देखो आप, ट ठ ड ड ड, इस ड में डॉट नहीं होता नीचे, लेकिन इस ड में होता है। ये अतिरिक्त व्यंजन है, जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे हिंदी भाषा से ही आए हैं। इनका रूप मतलब हमारी भाषा से ही अलग रूप हो गया है इनका, जैसे कि हम इनको बोलने में वो करते, इसलिए इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहा गया है, क्योंकि इनका हम ज़्यादातर अपनी भाषा में बोलने में यूज़ करते हैं। आगे देखिए, स्पर्श व्यंजनों में ज और फ उर्दू से ली गई आगत ध्वनियाँ हैं, और ड और ढ से बनी अतिरिक्त ध्वनियाँ भी सम्मिलित की गई हैं। ये मतलब ड डमरू और ढ ढक्कन से बनी है। ठीक है, जिनके नीचे डॉट लगता है, ये अतिरिक्त ध्वनि है। आगे देखिए, हर वर्ग के अंतिम वर्ण अपने मूल रूप के साथ ही अनुस्वार मतलब डॉट के रूप में, जो शिरोरेखा के ऊपर डॉट लगाया जाता है, अनुस्वार का सिंबल है, के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि मूल रूप तो हो गया पूनम, चमचम, ये दिखाए गए हैं आदि। और जैसे अनुस्वार में आएगा तो अनुस्वार के रूप में आएगा तो कैसे आएगा? देखिए देखो, चंचल, चंद्रमा, कंगन, पंख, डंडा। ठीक है, ऐसे आया है ना, ये यहाँ पे अनुस्वार के उसमें आया है। आगे हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु सरलता से बाहर निकलती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का होता है। और ये वर्ण है य र लेव। तो य र लेव क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अब क्वेश्चन बने तो जैसे
जिन वह कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का होता है, तो वो अंतस्थ व्यंजन है, ये रह लेव है। आगे ऊष्म व्यंजन है, इनके उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाकर बाहर निकलती है और इनके उच्चारण में मुख में घर्षण होता है, जिसके कारण मुख में गर्मी ऊष्मा पैदा होती है, तो इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये हैं, इसमें तीनों तो श आ जाते हैं और है, श है। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से हैं वो? ये जो हमारे ये अक्षय त्रय अज्ञेश्रय। अक्षय किससे बनता है? क और स षटकोण से, ठीक है। त्रय बनता है तय और रे से, और अज्ञे बनता है जय और य से, और श्रेय बनता है स और रे से। और इसमें स कौन सा आता है? सलगम वाला से, ठीक है। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तब भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनमें पहला व्यंजन बिना स्वर के और दूसरा स्वर सहित होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया, देखो क के नीचे अलंत है, मतलब ये बिना स्वर के हैं। ये के नीचे अलंत, लेकिन इसके बाद में ए दिखाया गया है, तो इसमें ये में स्वर है और क में नहीं है, तो ये दिखाया गया क ये, जैसे बन गया क्या, क्यारी, ये ऐसे। आगे देखिए द्वितीय व्यंजन, जब दो एक जैसे व्यंजन एक साथ आते हैं तो उनमें पहला ए रहित और दूसरा पूरा ए सहित होता है, तो वे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। ये देखो, जैसे ये शुरू वाला च है, इसके नीचे सिर्फ हलंत है, ठीक है, और इसमें हलंत के साथ में ए भी है इसमें। ये देखे जैसे कि सच्चा, कच्चा, और यहाँ दिखाया गया गल्ला, बल्ला, तो ये क्या है? इनमें ये द्वितीय व्यंजन है। आगे देखिए क्या दिखाया गया इसमें, वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान दिखाया गया है इसमें, कि भाई कौन से वर्ण का कौन सी जो मुख के कौन से भाग से उच्चारण किया जाता है। तो मुख के जिस भाग की सहायता से जो वर्ण बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 10 भागों में बांटा गया है। ये 10 भाग कौन से हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। अब ये भी देख लो एक बार, उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर तो व्यंजनों को 10 भागों में बांटा गया है। कौन से हैं वो? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, दव्योष्ठ, वर्च्य, नासिका, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। और अब ये पूरी इसका ग्राफ देख लेते हैं। जैसे कि कंठ से कौन से बोले जाते हैं? अब कंठ से एक तो क वर्ग, ठीक है। अब आप ये देखिए कंठ क वर्ग, और इसमें आते हैं ए, आ और क वर्ग और है तथा विसर्ग। ये किस में आते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं, गले से बोले जाते हैं। ए, आ, क वर्ग, मतलब क, ख, ग और अंग और ये है, ठीक है आता है इसमें। तो कितने हैं ये? 5 तो ये हो गए, एक है हो गया 6 और ए, आ 8, ठीक है। और विसर्ग भी आते हैं तो 9। आगे है च वर्ग, जो कि तालव्य, मतलब तालु के कठोर भाग से जो बोला जाता है। इसमें दोनों ई शामिल हैं, छोटी ई और बड़ी ई, और च वर्ग च, छ, ज, य, और ये आता है इसमें, और सलगम वाला से। तो सलगम वाला से का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। और ये का भी क्या? च के बाद आता है ट वर्ग, जो कि है मूर्धन्य। अब ट वर्ग में ट वर्ग तो पूरा हो गया, ट, ठ, ड, डन है। और इसमें आता है री और षटकोण वाला से, और जो अतिरिक्त 2 व्यंजन हैं जो डे डमरू और डे ढक्कन से बने हैं, वो ड और ढ। आगे आता है तय वर्ग। तय वर्ग दांतों से बोला जाता है, जिसे दंत्य कहते हैं, और इसमें लरी होता है और सड़क वाला से, ठीक है। आगे है वत्स्य, जो दांतों के मूल भाग से बोले जाते हैं, तो ये नुक्ता वाला जय, रे और ले। ये क्या है? ये 3 वत्स्य हैं। आगे है नासिक्य, जो नाक से बोले जाते हैं। तो हर वर्ग का जो 5वां वर्ण है, मतलब 5 वर्ग हैं, तो उनका जो 5वां वर्ण है वो नाक से बोला जाता है। इसमें मैं नहीं दिखा रखा, क्योंकि अंग है, ये है, न है और न है, लेकिन इसमें मैं नहीं है, ये 4 दिखा रखे हैं इसमें। वैसे ये 5 ही नासिक के होते हैं, 5 का उच्चारण ही नाक से होता है। आगे है कंठ तालव्य, गले और तालु से ए और आई,
ए और आई क्या है, कंठ तालव्य, मतलब गले और तालु से बोले जाते हैं। कंठोष्ठ है मतलब गले और होठ से बोले जाते हैं, ओ औ। और जो अंग्रेजी से आया हुआ है ओ, वो भी। फिर दंतोष्ठ हैं जो निचले होठ और ऊपरी दांत से बोले जाते हैं, व और फ, ये दो हैं दंतोष्ठ। ठीक है, ये था इन सब का उच्चारण स्थान। आगे देखते हैं हम स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। तो जो गले में जो स्वर यंत्र होता है, जो ग्लोटिस होते हैं, मतलब उसमें उच्चारण के समय इसमें कंपन होता है, और इसके आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, सघोष और अघोष। मतलब घोष और सघोष एक ही चीज़ होती है, चाहे घोष लिखा है चाहे सघोष लिखा है। और सेकंड होता है अघोष। अब सघोष कौन से होते हैं वो देख लिए, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है, तो इसे सघोष कहते हैं। मतलब सघोष, जिसमें घोष हो, घर्षण हो, घर्षण के साथ जो आए वो सघोष है। अब इसमें कौन से शामिल हैं वो देखिए सघोष में। तो सघोष में 11 के 11 तो स्वर हैं, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, 11 स्वर हो गए। व्यंजन में कौन से हैं वो देखिए आप। अब व्यंजन में इसने लिए हैं जैसे कि कै ख, पहला दूसरा छोड़ दिया, इसने लिया है तीसरा चौथा और पांचवा। मतलब हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा क्या है, सघोष है। अब देखो कै ख का छोड़ा, गए गए अंग्या आ गया, छ को छोड़ा, जय जय ये आ गया, ठे को छोड़ा, डे आ गया, और ये डे वाला भी आ गया। ये दोनों आगे जो अतिरिक्त व्यंजन थे ये भी दोनों इसी में शामिल किए गए हैं सघोष में। फिर थे को छोड़ा, द ने आ गया, फे को छोड़ा, बे मैं आ गया, और ये रे ले वे जो ये अंतस्थ व्यंजन है हमारे वे आगे और है। ठीक है, तो क्या आया इसमें, 11 के 11 तो स्वर सघोष हैं। हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा सघोष है। दो अतिरिक्त व्यंजन जो डे और ढे से आए हैं, डे और ढे, वो सघोष हैं, और है वो सघोष है। ठीक है, ये 22 हैं। तो ये सारे कुल मिला के कितने हो गए, 11 और 22 33। मतलब 33 वर्ण हैं जो सघोष हैं। आगे देखिए अघोष। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। अब देखो तीसरा चौथा और पांचवा तो हर वर्ग का सघोष में आ लिया, तो बचा कौन सा, हर वर्ग का तो पहला और दूसरा। मतलब हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या है, अघोष है। जैसे कैक है, चैच है, टैट है, तैथ है, पैफ है, और तीनों के तीनों से, क्योंकि है तो उसमें चला गया सघोष में। अब बचे ये जो ऊसम व्यंजन है, से तीनों से हैं, इसमें है नहीं है सघोष में गया है, और ऊसम के जो तीनों से हैं वो अघोष में है सघोष में है। ठीक है, उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। आगे देखिए कि उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। आइए अल्प प्राण और महाप्राण में कौन से व्यंजन आते हैं वो और देख लेते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे कि कै, ख को छोड़ा, गै लिया, घ को छोड़ा, मतलब पहला तीसरा और पांचवा, दूसरा और चौथा छोड़ दिया इसने, पहला तीसरा पांचवा। हर वर्ग का ऐसे लिया है, पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, कै ख को छोड़ा, घ को छोड़ा, हाँ ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा। इसमें भी पहला मतलब हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन है वो क्या है, वो अल्प प्राण है। हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। ठीक है, अब महाप्राण में देखिए, महाप्राण में क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है तो वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब हमने छोड़ा कै के बाद ख, कै क्या था, अल्प प्राण था, तो ख क्या हो गया, महाप्राण। फिर हमने गै देखा, गै अल्प प्राण था, तो घ क्या हो गया, घ महाप्राण। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है। पांचों के पांचों हो गए ये देखो, ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, इसमें ये दूसरे वाला ढ भी आ गया। ठीक है, और थ और ध,
फै और भै। ये हो गया दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा। और इसमें चारों के चारों ऊष्म आ गए, श है। ठीक है, इसमें चारों आए हैं, उसमें है सगोश में था और बाकी ये 3 अघोष में थे। ठीक है, ये हो गए ना सारे। अब आगे हम देख लेते हैं कि आज हमने आज पढ़ा क्या है। तो स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में रुक रुक कर विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो वे स्पर्श व्यंजन है। और उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमने देखा, ठीक है, कैसे लेकर मैं तक, मतलब पांचों वर्ग हैं वो स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन ये रह 4 हैं। ऊष्म व्यंजन श है, मतलब तीनों तरह के स और है, ये ऊष्म व्यंजन है। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तब भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। जब दो एक जैसे व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। और वर्णमाला में सभी वर्णों का उच्चारण स्थान व्यवस्थित रूप से बना हुआ है। अगर आप आगे देखें तो वर्ण संयोग देख लीजिए एक बार फटाक से। जब कोई वर्ण किसी अन्य वर्ण से जुड़ता है तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण संयोग निम्न प्रकार से हो सकता है, व्यंजन और स्वर का संयोग हो सकता है, ठीक है, और व्यंजन का व्यंजन से संयोग हो सकता है। वर्ण विच्छेद तथा हलंत ये क्या होते हैं? किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। ये था वर्ण संयोग, जब स्वर और व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन को आपस में मिलाते हैं तो वो संयोग हो गया। ये है वर्ण विच्छेद। वर्णों को अलग अलग लिखते समय उनमें लगे हुए स्वर अलग हो जाते हैं। और जब व्यंजनों के साथ हलचिन्ह, जो जिसे हम हलंत कहते हैं, लगाया जाता है, हलचिन्ह व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये जैसे कि काजल है, क में आ था, इसको अलग किया गया है, जय में ए था, ले में ए था, तो सभी स्वर और व्यंजन को अलग अलग किया गया है। ये क्या है? ये वर्ण विच्छेद है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ण का चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम स्वर और व्यंजन से बनने वाला हर इम्पोर्टेंट पॉइंट एक साथ कंप्लीट करेंगे।